जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विषय में। इसके पहले 9 चैप्टर्स हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके पश्चात सभी चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस नोट्स सभी तक के आपको मिल जाएंगे। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नोट्स तो भेजे ही जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें और कमेंट में अपने यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य बताएं। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है, अर्थात वैश्विक रूप में जलवायु परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से यह परिवर्तन होता है, किन कारकों से जलवायु परिवर्तन वैश्विक रूप से होता है। इन सभी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में देखना है। सर्वप्रथम हम देखेंगे वैश्विक जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु में परिवर्तन उस समय होता है जब पृथ्वी वायुमंडल सिस्टम के संघटकों में अंतरक्रिया में परिवर्तन होने से वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय तापमान और आर्द्रता में मंद गति से या त्वरित गति से परिवर्तन होने लगता है। किसमें वायुमंडलीय परिसंचरण में, वायुमंडलीय तापमान में, आर्द्रता में, इन सभी चीज़ों में जब धीरे या त्वरित गति से परिवर्तन होने लगता है, तब जो है जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन करने वाली इस तरह की अंतःक्रियाओं के कारण मुख्य 2 स्रोत पाए जाते हैं। कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं? पहला है बाह्य स्रोत या पृथ्वीयतर स्रोत, दूसरा है आंतरिक स्रोत या पार्थिव स्रोत। जलवायु परिवर्तन के कारणों तथा सिद्धांतों को जलवायु परिवर्तन की आवर्तीता के संदर्भ में देखा जाता है, अर्थात जलवायु के आवर्ती परिवर्तन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या की जाती है, परंतु सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जाता है। आवर्तीता के संबंध में अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अल्पकालीन जलवायु परिवर्तन या लघु परिसर जलवायु परिवर्तन, अर्थात जो कम समय में जो है जहाँ का जलवायु परिवर्तन होता है, अर्थात कम समय में जब जलवायु परिवर्तन होता है तो अल्पकालीन, और दूसरा है दीर्घकालिक, अर्थात एक बड़े समय के अंतराल पर जब जलवायु परिवर्तन होता है। चूँकि जलवायु परिवर्तन की प्रकृति जो है तथा प्रतिरूप में कालिक परिवर्तन होते हैं, अर्थात एक काल के समय में एक काल के रूप में, अर्थात 10 वर्षों, 100 वर्षों, 35 वर्षों, 40 वर्षों, ऐसे बहुत समय के अंतराल में जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अतः इनके कारणों में भी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि विभिन्न अंतरालों में इनमें परिवर्तन होता है, तो विभिन्न जो है इसमें कारण भी पाए जाते हैं। इसी कारण से सभी प्रकार के जलवायु परिवर्तनों की एकल सिद्धांत के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती, अर्थात जो जलवायु परिवर्तन है जब विभिन्न कारणों से हो रहे हैं तो एक सिद्धांत कैसे दिया जा सकता है इसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण को बताने के लिए। तो एक प्रकार से अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग लोग जो है इसके अलग अलग कारणों के अलग अलग सिद्धांत बताते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण एवं सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि हुई तथा प्रगत प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग बढ़ा। एक प्रकार से जब मानव में औद्योगिक क्रांति हुई, मानवों में, और वह औद्योगिक रूप से अपने आप को विकसित करने लगे, तो धीरे धीरे उनमें वैज्ञानिक तकनीकी बढ़ी, प्रौद्योगिकी भी बढ़ी। अतः जलवायु परिवर्तन में मनुष्य की भूमिका भी बढ़ी, क्योंकि जब जैसे कि औद्योगिकीकरण बढ़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न कारखाने, विभिन्न प्रकार की प्रदूषण की सामग्रियां उनमें से निकलने लगी, जिसके कारण जो कि जलवायु परिवर्तन होता है। तो मनुष्य भी जो है वह इसमें भूमिका निभाने लगा। इस स्थिति के कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या में एक नया आयाम जुड़ा। जलवायु परिवर्तन के नए स्रोत अर्थात मानव जनित स्रोत का सूत्रपात इसमें हुआ। जलवायु परिवर्तन के स्रोत जो है पहले 2 प्रकार के थे, लेकिन मानव के पश्चात इसमें 3 हो गए, जैसे कि बाह्य या पृथ्वीतर स्रोत या आंतरिक या पार्थिव स्रोत हमने आपको बताया था। तीसरा मानव जनित स्रोत उसमें जो है ऐड हो गया। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारणों एवं सिद्धांतों का निम्न रूप से सूचीकरण किया गया है। कौन कौन से कारण बताए गए हैं? सौरीकिरणित ऊर्जा, अर्थात सौर विकिरण में विभिन्नता जो पाई जाती है, सौर कलंक चक्र से जो है परिवर्तन होता है,
खगोलीय सिद्धांत, पृथ्वी की उत्केंद्रता, विषुवत अयन, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष का तिरछापन, पृथ्वी सूर्य में संबंध आदि के कारणों से भी होता है। वायुमंडलीय धूल परिकल्पना जो है उसके कारण भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना, महाद्वीपीय प्रवाह एवं ध्रुवों का पलायन, विवर्तनिक एवं धरातलीय नियंत्रण सिद्धांत, पृथ्वेतर वस्तुओं एवं पृथ्वी का टकराव सिद्धांत, और लास्ट है महासागरीय विभिन्नता का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इन्हीं कारणों के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण कौन सा है? सौर किरणित ऊर्जा सिद्धांत। सौर विकिरण प्ररोधन या संवर्धन जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है। जैसे कि किसी भी जगह की जलवायु परिवर्तन में सूर्य की किरणें जो यहाँ पर आती हैं पृथ्वी पर, उसे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। सूर्य के बाह्य मंडल अर्थात प्रकाश मंडल से विकिरण ऊर्जा की मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है। उल्लेखनीय है कि धरातलीय सतह पर प्राप्त और सौर ऊर्जा की मात्रा ही ऊर्जा के विनिमय की प्रकृति तथा प्रतिरूप एवं वायुमंडलीय परिसंचरण को निश्चित करती है। बदले में ऊर्जा जो है विनिमय एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, तापमान एवं वर्षण की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। धरातलीय सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि जो वहाँ की किरणें आ रही हैं, बीच में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और उनके कारण से जो है उसमें परिवर्तन होता देखने को हमें मिल रहा है, जिसे ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन को दो रूपों में देखा जाता है, एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालिक। यह आम धारणा है कि सौरिक विकिरण की मात्रा में दीर्घकालिक वृद्धि होने से वायुमंडल का ऊष्मन होता है, जिस कारण गर्म जलवायु का आगमन होता है तथा हिम चादरें एवं हिमनद पिघलने लगते हैं। यदि लगातार 50 वर्षों तक सौरीय विकिरण में 2 से 3% का ह्रास होता है तो हिमानीकरण का पुनरुत्थान हो जाएगा, प्राचीन हिमनद पुनः सक्रिय हो जाएंगे। यदि सौरिक विकिरण में लगातार 50 वर्षों तक 5% की कमी होती है तो पृथ्वी पर नए हिमकाल का आगमन हो सकता है, जिस कारण विस्तृत क्षेत्रों पर व्यापक हिमानीकरण हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर जो सूर्य की किरण यहाँ पर पहुँच रही है उसमें अगर 2 या 3% का ह्रास देखने को मिले लगातार कई 50 वर्षों तक, तो क्या होगा कि हिमनद धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जब तापमान कम होगा, तापमान एक प्रकार से ज़्यादा होगा, जब तापमान ज़्यादा होने लगता है तो क्या होता है, जो हिमनद हैं वह धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और पिघलने से एक प्रकार से समुद्र तल ऊंचा हो जाएगा। लेकिन जब उसमें ह्रास होगा, एक प्रकार से उसका तापमान कम होता जाएगा, तो हिमानीकरण देखने को मिलेगा, अर्थात जो बर्फ़ हैं, चादरें, वो ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और एक प्रकार से एक ऐसा समय आएगा, अगर 50 वर्षों तक 5% लगातार कम होती गई, जो सूर्य का किरण आती है उसका तापमान कम होता गया, यहाँ पर उसकी ऊर्जा कम पहुँचती दिखी हुई, अगर 50 सालों तक 5-5% कम होती गई, तो क्या होगा कि एक नए हिमकाल का आगमन हो जाएगा या हो सकता है। दूसरा क्या सिद्धांत है? सौर कलंक का सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने सौर कलंक सक्रियता और सौर विकिरण में विभिन्नता के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि से जनित सौर कलंक की सक्रियता में वृद्धि होने से सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है और जिस कारण धरातलीय सतह तथा उसके वायुमंडल का ऊष्मन तापमान में वृद्धि होता है। इसके विपरीत अगर हम सौर कलंक की संख्या में कमी होने में सौर कलंक सक्रियता के मंद पड़ जाने से सौर विकिरण की मात्रा में ह्रास हो जाता है और जिस कारण वायुमंडलीय तापमान में गिरावट होता है। सूर्य की बाहरी सतह अर्थात प्रकाश मंडल में अंधेरे एवं ठंडे स्थानों को सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक की सक्रियता में वृद्धि का अर्थ होता है कि सौर कलंक की संख्या में वृद्धि तथा मंद। एक प्रकार से आप ध्यान से सुनते जाइए, ये थोड़ा टफ चैप्टर आपको पढ़ने में लग रहा होगा, देखने में, क्योंकि इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं थोड़ा क्लिष्ट हुए हैं। बस एक बार यहाँ पर आप पूरा सुनने के बाद, अच्छे से समझने के बाद PDF आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर रिवीजन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सौर कलंक सक्रियता का तात्पर्य है सौर कलंक की संख्या में कमी। विगत 200 वर्षों में सौर कलंकों की सक्रियता के गहन अध्ययन से पता चला है कि सौर कलंक की सक्रियता में तेजी तथा कमी चक्रीय रूप में संपन्न होती है। तीसरा सिद्धांत है वायुमंडलीय धूल परिकल्पना। प्रवेशी सौरिक
विकिरण की कुल ऊर्जा के 23% भाग का धूलिकणों तथा धुंध द्वारा वायुमंडल में प्रकीर्णन हो जाता है, जिसमें से 6% ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। 16% ऊर्जा जो है विसरित दीवा प्रकाश के रूप में धरातलीय सतह पर पहुंचती है। अर्थात जो धूल की कण होते हैं उसमें जो है प्रकाश के जो ऊर्जा होती है वह आ जाती है, फिर उससे जो है 16% ऊर्जा जो है धरातली सतह पर आती है और 6% ऊर्जा जो है वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। ज्वालामुखी धूल एवं राख तथा गैसों का वायुमंडल में आवासीय काल हिमानी जलवायु के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि ज्वालामुखी पदार्थों की वायुमंडल में आवासीय अवधि लंबी होती है, अर्थात ये ज्वालामुखी पदार्थ वायुमंडल में दीर्घ काल तक बने रहते हैं, तो तापमान में प्रभावी गिरावट तथा हिमानी जलवायु का आगमन होता है। सबसे पहली लाइन थी इस सिद्धांत की कि जो यहाँ पर प्रकाश आता है, सूर्य की ऊर्जा आती है, वह जो धूलकण होते हैं उनमें जो है आ जाती है, उनमें जो है समाहित हो जाती है कुछ ऊर्जा जो है। उसी प्रकार जब ज्वालामुखी के जो पदार्थ हैं जो वायुमंडल में दीर्घकाल तक बहुत समय तक बने रहते हैं, उसमें जब वह बहुत समय तक रहते हैं तो ऊर्जा को वह लेते रहते हैं अपने धूल कणों में, जो भी उनका ज्वालामुखी पदार्थ है, तो उससे क्या होता है कि तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, और तापमान में गिरावट होगी तो हिमानी जलवायु का आगमन हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी पदार्थों का वायुमंडल में आवासीय काल अगर लघु वाला होता है तो ज्वालामुखी का प्रभाव मात्र स्थानीय स्तर पर ही होता है। चौथा हम देखेंगे खगोलीय सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत जो है पृथ्वी से संबंधित 3 विचारों पर आधारित हैं। पहला है पृथ्वी की अक्षीय उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष का तिरछापन, और तीसरा है विषुवत आयन। पहला हम देखेंगे पृथ्वी की कक्ष की उत्केंद्रता। पृथ्वी की कक्षीय उत्केंद्रता का तात्पर्य पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षीय मार्ग के सैद्धांतिक वृत्ताकार मार्ग में विचलन से होता है। पृथ्वी के वास्तविक कक्षीय मार्ग एवं सैद्धांतिक वृत्तीय मार्ग के न्यूनतम अंतर होता है। तो पृथ्वी की कक्षीय उत्केंद्रता लगभग शून्य होती है। लगभग 1 मिलियन वर्षों में अनुमानित आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि पृथ्वी की कक्षीय उत्केंद्रता में परिवर्तन जो है चक्रीय रूप में होता है। कैसे होता है? चक्रीय रूप में होता है। विगत 1 मिलियन वर्षों में पृथ्वी की कक्षीय उत्केंद्रता का न्यूनतम मान क्या रहा है? 0.001 तथा अधिकतम मान जो है 0.054 परिकलित किया गया है। पृथ्वी को अपनी कक्षीय उत्केंद्रता के अधिकतम मान 0.054 को प्राप्त करने के लिए 95,000 वर्ष लगते हैं। यह अनुमान किया गया है कि पृथ्वी की कक्षाएं उत्केंद्रता में अधिकतम परिवर्तन जो है के कारण प्रवेशी वार्षिक विकिरण में अधिकतम कक्षा में होता है, अर्थात 95,000 वर्षों के चक्र के दौरान 0.2% की अधिकतम विभिन्नता होती है। दूसरा क्या है? पृथ्वी की घूर्णन पक्ष की तिर्यकता। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता का तात्पर्य पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के पृथ्वी के कक्षीय तल के संदर्भ में झुकाव से होता है। अर्थात पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता का सामान्य अर्थ यह होता है कि पृथ्वी की अक्ष उसके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कक्षीय तल के संदर्भ में कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है। एक प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वह झुकी हुई है, और कितना झुकी हुई है? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के झुकाव में कालिक परिवर्तन होता रहता है। जो झुकाव है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। झुकाव का कोण जो है वह 22 डिग्री से 24 डिग्री 27 मिनट के बीच बदलता रहता है, और इस तरह शुद्ध कोणीय अंतर क्या होता है? 1.5 डिग्री का होता है। जो तिर्यकता के औसत मान 23.1 डिग्री के आसपास दोलन करता है। पृथ्वी की अक्ष की तिर्यकता में जितना भी अधिक परिवर्तन होता है, ग्रीष्म एवं शीत ऋतुओं में के तापमानों में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। ज्ञातव्य है कि गर्म सर्दियों में वाष्पीकरण में वृद्धि होने से संघनन भी अधिक होता है, जिस कारण उच्च अक्षांशों में हिमपात अधिक होता है। परिणाम स्वरूप हिम परतों का जमाव होता जाता है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी ग्रीष्म ऋतुओं में हिम चादरों का पिघलना अवरुद्ध हो जाता है। और इस तरह यह स्पष्ट है कि यदि ग्रीष्म एवं शीत ऋतुओं के तापमान का अंतर न्यूनतम होता है तथा यदि स्थिति दीर्घकाल तक बनी रहती है तो जलवायु इतनी ठंडी अवश्य हो जाएगी, हिमकाल का आविर्भाव हो जाएगा। तीसरा क्या कारण था? तीसरा अंत है विषुवत अयन। जलवायु विषुवत विचार वर्ष के उस समय को इंगित करता है जब पृथ्वी उपसौर की स्थिति में होती है, अर्थात सूर्य के निकटतम होती है। वर्तमान समय में पृथ्वी की उपसौर स्थिति 3 जनवरी को होती है। जलवायु विषुवत विभिन्न ऋतुओं की अवधि को नियंत्रित करती है तथा दोनों गोलार्धों
में इसका प्रभाव अलग अलग होता है। अर्थात यदि एक गोलार्ध धनात्मक प्रभाव होता है तो दूसरे गोलार्ध में ऋणात्मक प्रभाव होता है। दूसरे शब्दों में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की अवधि जो है अधिक लंबी हो जाती है। शीत ऋतु सामान्य दशा में 7% अधिक गर्म होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह ऋतु अवधि अधिक लंबी होती है तथा सामान्य दशा में 7% कम गर्मी पड़ती है। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है जलवायु परिवर्तन बहुत ही अच्छे से समाप्त हुआ। बस ध्यान से इसको आप सुने होंगे, साथ ही साथ PDF आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राकृतिक आपदा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कौन सा और चैप्टर पढ़ना है, कब आपके एग्ज़ाम होने हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से हैं, आप कमेंट में अवश्य बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।